नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। देश में नवरात्रि का माहौल चल रहा है, लेकिन इस नवरात्रि के बीच में ही कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो दिल को विचलित कर देती हैं। नवरात्रि आती है, आप और आपके घरों में कई लोग व्रत यानी कि उपवास का प्रावधान भी करते हैं, उपवास रहते हैं। उस उपवास में कई अलग अलग चीज़ें बाज़ार से लाई जाती हैं जिसका आप सेवन करते हैं व्रत में। उसी तरह से एक सेवन करने वाला पदार्थ है कुट्टू का आटा। काफ़ी फेमस वस्तु है जो व्रत के दौरान लोग यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, खाने की सामग्री में अपने उपयोग करते हैं। लेकिन कई सारी खबरें ऐसी आती हैं कि व्रत के दिनों में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। ऐसी ही कई सारी तमाम खबरें पिछले दिनों आपने टीवी स्क्रीन्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी, जिसमें कई जगह आपको ये बताया गया होगा कि आप कुट्टू के आटे का सेवन ना करें। या इसके अलावा भी कई सारे फलों में भी ऐसी शिकायतें देखने को मिली है कि लोगों ने फल बाज़ार से ख़रीदे, खाए और उनकी सेहत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये सब जो पूरा प्रकरण है, ये आखिरकार होता क्यों है? और जब हम इस प्रकरण के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो एक सबसे पहले सवाल आता है मन में, और लोग भी बोलते हैं कि यार आजकल जो चीज़ें हैं वो मिलावट वाली आ रही हैं, मिलावट हो रही है, खाना ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल नहीं रहा है। जिस प्रकार से बायो ऑर्गेनिक तौर पर सब्जियां उगाई जाती थी, गेहूं उगाया जाता था, आटे बनाए जाते थे, सब्जियां उगाई जाती थी, फल उगाए जाते थे, और उनका सेवन लोग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए करते थे। लेकिन अब जल्दी जल्दी से मार्केट में चीज़ें लाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान ना देते हुए कुछ भी आटे में मिलावट कर दी जाए या फलों में इंजेक्शन के द्वारा उनको पका दिया जाता है। सब्जियों को भी पॉस्चराइज करके उनको पकाने का प्रावधान हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और सामग्रियों की संख्या घटती चली जा रही है। इस सारे बीच में मैंने आपको एक शब्द बताया, मिलावट। मिलावट यह शब्द सुनते ही आपके और हमारे जेहन में जो आता है वह आता है गुणवत्ता वाली सामग्री में उसी की तरह दिखने वाली कोई सामग्री को मिला देना और उसकी मात्रा को दुगना कर देना। उसके बाद चाहे उसकी गुणवत्ता शून्य ही क्यों ना हो जाए। इसमें सबसे बड़ा खिलवाड़ खाद्य सामग्री के साथ ही होता है। यह हम खबरों अखबारों के माध्यम से देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब इसके विषय में कुछ भी सुनना या समझना साधारण सा लगने लगा है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर प्रत्येक आवश्यक खाद्य सामग्री में आज मिलावट बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से मिलावट बेहद खतरनाक समस्या के रूप में उभर रही है, और यह समस्या सिर्फ भारत में व्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे कई विकसित देश भी इस समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। कई देशों में उत्पादन बढ़ाने के नाम पर इसे उद्योग का नाम दे दिया जा रहा है। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में और भारत के बाहर मिलावट के इस गोरख धंधे का साम्राज्य कितना फैला हुआ है, हमारे और आपके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और ये भी समझते चलेंगे कि इस मिलावट का कोई अंत है या नहीं, इससे छुटकारा पाया जा सकता है या नहीं, या हम इसी प्रकार से मिलावट की चीज़ों का उपभोग करते रहेंगे, अपने और अपने साथियों, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहेंगे, और सरकारें यूं ही मौन होकर इस सब पूरे गोरख धंधे को देखती रहेंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं खाद्य विभाग से, बताते हैं इसके इतिहास और वर्तमान अब तक की पूरी कार्यशैली के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को खाद्य की भारी कमी का सामना करना पड़ा था, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 1942 को गवर्नर जनरल काउंसिल के वाणिज्य सदस्य के अधीन एक खाद्य विभाग की स्थापना भारत में की गई थी, जिसकी प्रमुख पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के खाद्य विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। इसने चीनी और नमक जैसे कई खाद्य पदार्थों के मूल्य और संरचना को नियंत्रित करने और संबंधित सभी मुद्दों को अपने हाथ में और अपने कब्जे में ले लिया है। खाद्य पदार्थों से संबंधित निर्यात व्यापार नियंत्रण समिति प्रशासन इस विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर रही है। खासतौर से सेना के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद, जो इस विभाग का एक कार्य होगा, तत्पश्चात घोषणा की जाने की तारीख तक आपूर्ति विभाग द्वारा इसकी स्वतंत्रता जारी रहेगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। इसके बाद भी
खाद्य विभाग का पुनर्गठन का कार्य शुरू होता है, जो कुछ इस प्रकार का था। 29 अगस्त 1947 को खाद्य मंत्रालय के रूप में क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1947 में शक्कर यानी चीनी और वनस्पति निदेशालय खाद्य मंत्रालय का एक अंग हुआ करता था। अधिक प्रशासनिक कार्यकुशलता और मितव्ययिता को ध्यान में रखकर 1 फरवरी 1951 को कृषि मंत्रालय को खाद्य मंत्रालय के साथ मिला दिया जाता है, जिससे खाद्य और कृषि मंत्रालय का गठन होता है। समय के साथ साथ कार्य की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण 2 अलग अलग मंत्रालय यानी कि खाद्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का गठन अक्टूबर 1956 में किया जाता है, लेकिन 17 अप्रैल 1957 को फिर से इनका विलय कर दिया जाता है और खाद्य और कृषि मंत्रालय नाम रख दिया जाता है। इसके उपरांत खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को सुनिश्चित करना था कि भारत में खाद्य सामग्री में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हो, खान पान वाले पदार्थ हो, उनका एक मानक होगा और उस मानक पर जो खरा नहीं उतरने वाली वस्तु होगी वह बाजार में क्रय और विक्रय यानी खरीदे और बेचे जाने योग्य नहीं होगी। ये तो हुआ संक्षिप्त इतिहास जो हमने आपको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के बारे में बताया। इसके बाद अब बताते हैं अपमिश्रण के नियमों के बारे में। अपमिश्रण यानी कि मिलावट के नियमों के बारे में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को 1954 में इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए और खाने की वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए बनाया गया था। केंद्र सरकार नियम बनाती है जो कि 1955 के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के रूप में जाना जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम क्या होता है? खाद्य मतलब भोजन, अपमिश्रण मतलब उसमें मिलाई जाने वाली चीज़ें, निवारण मतलब उनसे छुटकारा पाने का अधिनियम मतलब उसके लिए कानून। तो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 से भी अब इसको जाना जाता है। पर क्या ये कानून कायदे कितने सफल हुए हैं, इसका डाटा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर दैनिक जीवन की सबसे बुनियादी चीज दूध से शुरुआत करते हैं। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत इस समय हर साल 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा है और ये आंकड़े देखकर अच्छा तो लगता है, लेकिन यह स्थिति तब भयावह हो जाती है जब पता चलता है कि देश में दूध की खपत तो 64 करोड़ टन सालाना हो रही है, यानी उत्पादन से लगभग 4 गुना ज़्यादा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मांग की पूर्ति आखिरकार हो किस प्रकार से रही है। मतलब उत्पादन और खपत के बीच में जो खेल हो रहा है, इस खेल में आपकी सेहत कितनी बिगड़ रही है और किसानों को फायदे पर भी इसका कितना बट्टा लग रहा है, ये आप समझ ही सकते हैं। पिछले 15 सालों से भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे है। सरकार इसे अपनी कामयाबी बताती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब ये तीनों प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे अव्वल हैं। इस व्यवसाय से देश के 7 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें दूध की वो कीमत ही नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिलावटखोरी। जब जब भी त्योहारों के समय खाद्य विभाग सैंपल लेकर मानक बिंदुओं की जांच करता है, मानक मापदंड पर खरा नहीं उतरने पर कार्यवाही भी की जाती है। पर आश्चर्य तब होता है जब इसमें हम सज़ा के आंकड़े देखते हैं। इस मामले में आज तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई। कुछ को जुर्माना तो कुछ को किसी छोटे मोटे मुचकले पर कानून से रिहा कर दिया जाता है। समाज की तरह ही सरकार भी मिलावटखोरों का साथ दे रही है। मिलावट तथा नकली माल के विरुद्ध कानून अत्यंत ढीले पड़ चुके हैं। यदि कानून है भी तो उसका पालन नहीं कराया जा रहा है। व्यापारी रिश्वत देकर स्वयं को बचा लेते हैं। पहले तो मिलावट पकड़ी ही नहीं जाती है और यदि पकड़ी भी जाए तो आप उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मिलावटी माल की जांच करने वाली प्रयोगशालाएं बहुत ही कम हैं। जो हैं भी उनमें काम होता है या नहीं, ये आप सबको पता है। नमूने महीनों महीनों वर्षों वर्षों यूं ही पड़े रहते हैं तथा फिर उन्हें किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। न्यायालय में वकील के तर्क मामलों को और ज़्यादा उलझा देते हैं। तब शिकायतकर्ता को लगता है कि दोषी मिलावटखोर नहीं है, मिलावट की शिकायत करने वाला वह स्वयं ही दोषी है। क्यों? वो इस पूरे प्रकरण के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। यह दैनिक जीवन में इस्तेमाल की एक ही वस्तु थी। अगर इस सूची पर नजर डालें तो इसमें चावल, आटा, चीनी, मावा, नमक ऐसी कई सारे पदार्थ हैं जो मिलावटी तौर पर बाजार में उपलब्ध हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, शहद का।
यह कहानी उत्तर प्रदेश में सरसों के खेतों से शुरू होती है, जहां मधुमक्खी पालक शहद के अगले मौसम की तैयारी कर रहे हैं। सरसों के खेतों में जब फूल आते हैं तब मधुमक्खी मकरंद चूसकर उसे शहद के रूप में हमें प्रदान करती है। इस शहद का उपयोग करके हम बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में शहद के भाव लगातार गिरने से हालत इतने बुरे हो गए हैं कि वे अपना कारोबार छोड़ने की स्थिति पर पहुंच गए हैं। शहद का कारोबार अब उनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रह रहा है। कच्ची शहद के भाव में तो ऐसी गिरावट पहले कभी देखने को भी नहीं मिली थी। भाव आखिरकार क्यों गिर रहे हैं, वह भी ऐसे वक्त में जब शहद की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच अधिक से अधिक लोग एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसका अधिक से अधिक सेवन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब एक गिलास पानी में शहद मिलाकर नींबू के साथ पीना लाखों परिवारों के बीच सामान्य सी बात हो गई है, तब शहद का भाव इतना चौंकाता क्यों है? फिर हम शहद के बाज़ार को समझने के लिए छोटे मोटे व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मूल्य में गिरावट की बात तो मानी, लेकिन इसके कारणों पर खुलकर किसी ने भी चर्चा नहीं की। सबका यही कहना है कि सुनने में आया है कि शहद में शुगर सिरप यानी कि चीनी मिलाई जा रही है। चावल व अन्य फसलों से बना यह सिरप प्रयोगशाला में किसी भी जांच में पास हो सकता है। कंपनियां थोड़े से शहद में शुगर सिरप मिलाकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। यह काम कौन कर रहा है, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। लोग बताते हैं कि हमें सुनने में आया है कि चीन की कंपनियों ने सिरप बनाने की इस तकनीक को और इसकी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित कर दी हैं। एक ऐसी खेप है जो चीन से आयात हुई। शहद एक ऐसा तत्व है जिसे दुनिया भर में मिलावट के तौर पर देखा जा रहा है। खाद्य उत्पादन से जुड़े लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। यह बात भी जानते हैं कि जब भी नियामक मिलावटों के कारणों का पता लगाने के करीब कोई पहुंचता है तो मिलावट के नए रास्ते खोज लिए जाते हैं। शहद की धोखाधड़ी इसका एक उम्दा उदाहरण बन चुका है। इसकी जड़ें कनाडा, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक फैली हुई हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा चीन जैसे देश से आता है और अमूमन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कई देश हैं जो अपनी ज़रूरतों का सामान चीन, अमेरिका जैसे कई सारे देशों से आयात करते हैं, जो उनकी उत्पादन में बढ़ोतरी के नाम पर निम्न स्तर की सामग्री निर्यात करते हैं। मिलावट से लगभग दुनिया का 1/4 बाजार चलता है, जिसमें समुद्री ट्रांसपोर्ट के रास्ते कई बार कार्रवाई के माध्यम से धांधली पकड़ में भी आ चुकी है, पर इसका परिणाम शून्य ही रहता है। चाहे भारत हो या कोई भी विकसित या विकासशील देश, ये पूरी दमदारी से नहीं कह सकता कि हमारा राष्ट्र के पूरे खाद्य उत्पादक मिलावट मुक्त हैं। मिलावट से हर वर्ष दुनिया के तकरीबन हर घंटे 291 लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। यही आंकड़ा भारत का भी है। भारत में हर मिनट लगभग 24 लोगों को मिलावट संबंधी रोग जैसे एलर्जी, आंखों की रोशनी कम हो जाना, लकवा लगना और कैंसर जैसी जघन्य बीमारियों ने आज घेर रखा है। हाल ही में इसका ताज़ा उदाहरण था गाजियाबाद की घटना, जिसमें नवरात्रि के मौके पर कुट्टू के आटे के सेवन से लगभग 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल जब संबंधित प्रशासन से किया जाता है तो कहा जाता है कि जांच कर रही है पुलिस, उचित कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या मौजूदा प्रशासन के क्रियान्वयन से मिलावट जैसी भयावह समस्या का कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? क्या सरकार जो सबको स्वस्थ रहने और प्रसन्न रहने की बात करती है वो इसको प्रायिकता से ले रही है? क्या इसमें वरीयता दी जा रही है, या फिर सरकार के सारे दावे खोखले नज़र आते हैं, उनकी योजनाएं खोखली नज़र आती हैं और ये दावे किए जाते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने के तौर पर अग्रसर है। लेकिन अगर हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा और पूरा परिवार अगर मिलावट के सामान को यूज़ करेगा, मतलब उनका उपभोग करेगा, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कुट्टू का आटा, शहद, दाल, चावल, चीनी, अगर ऐसे उपयोग में लाई गई चीज़ों से आप अपने स्वास्थ्य को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं तो ये
संभव ही नहीं है। और फिर कैसे भारत विकास की ओर अग्रसर होगा? हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, कितनी डामाडोल स्थिति है, ये आप सबको पता है। और फिर ऐसी चीज़ों से बीमारी होने के बाद किस प्रकार के इलाज की स्थिति भारत में पनपती है, ये भी आप देख रहे हैं। नवरात्रि का मौका चल रहा है और ऐसे में जब लोग व्रत रखते हैं भगवान की उपासना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और फिर जब शाम को व्रत तोड़ने के लिए एक निवाला पेट में मुंह के अंदर डालते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन ना ही करें। लेकिन फिर व्यक्ति करे तो क्या करे, किस प्रकार से पहचाने कि ये चीज़ें मिलावट वाली हैं, किस प्रकार से देखा जाए कि ये वस्तु मिलावट वाली हमारे घर में आ रही है और हम इसका सेवन कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने बुजुर्गों को खिला रहे हैं और उसके बाद उन सब चीज़ों से बीमार पड़ रहे हैं। इसका कोई मापदंड कैसे तय किया जा सकता है? सरकारें खाद्य पदार्थों के लिए मानक का मापदंड इस्तेमाल करती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि हम इस मापदंड के अंदर ही खाद्य पदार्थों को देखते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या खाद्य उत्पादन विभाग के अधिकारी मिलावटखोरों के पास जाते हैं, देखते हैं, उनके सैंपल उठाते हैं और पीछे जाकर एक मोटी गड्डी अपनी जेब में दबाकर आगे बढ़ जाते हैं, तो किस प्रकार से उन सारे खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोका जा सकता है? क्या किसी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी को इस देश में खाद्य पदार्थों में बड़े तौर पर मिलावट के लिए सज़ा दी जा रही है? क्या कोई उदाहरण पेश किया जा रहा है सरकारों के द्वारा कि अगर आप देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी? कोई उदाहरण पेश करना ज़रूरी होता है, नियामक और नियम बनाने ज़रूरी होते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की खोखली बातें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट, पोस्टरबाजी, राजनीति, सारस के नाम पर राजनीति करते रहेंगे तो खाद्य पदार्थों की गड़बड़ी ऐसी ही और इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। मिलावटखोरों के मुंह बढ़ते रहेंगे, उनके पेट की लालच, पैसे की लालच बढ़ती रहेगी और उनकी लालच के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब करते रहेंगे। तो आपको, हमको और सरकारों को, सबको जागने की ज़रूरत है और सड़कों पर उतरकर ये बताने की ज़रूरत है कि हम जो खा रहे हैं उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास कोई भी मिलावटखोर आपको दिखे, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दीजिए और अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। किसी प्रकार की भी मिलावटखोरी के खिलाफ जाने के लिए, उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए अगर आपको कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें सूचित करें। हमारा नंबर भी आपके पास मौजूद रहता है, उस पर भी फ़ोन करके आप हमें सूचना दे सकते हैं। हम आपका साथ देंगे, पुलिस भी आपका साथ देने के लिए बनी हुई है और सरकारों को भी मजबूर होना पड़ेगा और इन मिलावटखोरों और जो भी खाद्य सामग्री में मिलावट करता है उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपके देश का सवाल है, ये आपके स्वास्थ्य का सवाल है और ये आपके परिवार का भी सवाल है। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए देखते रहिए नज़र टुडे और इस मिलावटखोरी के ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए नज़र टुडे और हमारी पूरी टीम इसी प्रकार से बनी रहेगी और आगे भी वीडियोस के माध्यम से हम आपको सारी सूचनाएं और इन मिलावटखोरों के खिलाफ आंदोलन को चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।